नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए, स्वागत है आपका यूपीएससी के डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस में। और देखते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन। देखिए अभी क्या हुआ है, अभी हुआ है कि साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स की समिट हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे चर्चा का स्पष्ट मुद्दा बना हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट पुतिन वहाँ पे नहीं गए हैं। ठीक है, तो उसी वजह से आपको पता होगा कि ये जो 15वां समिट हो रहा है उसके रिगार्डिंग 2 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है। ठीक है, चलिए पहला सेंटेंस, इट वॉज होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द इंसेप्शन। अरे भैया, आप बात कर रहे हो ब्रिक्स की, आप बात कर रहे हो 15वें समिट की, और बात कर रहे हो कि साउथ अफ्रीका फर्स्ट टाइम उसकी मीटिंग होस्ट कर रहा है। यह कैसे सही होगा? क्यों? क्योंकि ब्रिक्स की जो समिट होती है, यह ब्रिक्स की समिट अल्फ़ाबेटिकल मोड में हर एक कंट्री के बाद वन बाय वन यह ऐसे समिट होती रहती है। जैसे कि सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स में आता है बी, तो पहले होता है ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद आता है सी, तो उसका मतलब उसके बाद होता है चाइना में। ठीक है, इसी तरह से यह लाइन सर अल्फ़ाबेटिकल मोड में होगा। और यहाँ पे सिर्फ 5 ही है, तो ये 15वीं समिट है। इसका मतलब साउथ अफ्रीका पहली बार दूसरी बार नहीं भैया, तीसरी बार इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन अ न्यू एरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट वॉज द थीम ऑफ द समिट। नहीं, यह बात बिल्कुल गलत है। देखिए, हालांकि ब्रिक्स जैसी समिट के बारे में थीम यूपीएससी कम ही पूछती है। ठीक है, संभावना कम आती है, लेकिन अगर आप स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम उठा कर देखोगे, उसके पीवाईक्यूज देखोगे, तो ब्रिक्स के या फिर G20 की जो थीम होती है, यह थीम आपको पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो थीम है यह थीम बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों सेंटेंस गलत है और हमें पूछा है करेक्ट, तो भैया आएगा ऑप्शन डी, नन। क्यों नन आएगा, चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो क्या हुआ है कि जोहानिसबर्ग में 22 से 24 अगस्त के बीच में ब्रिक्स की 15वां समिट हुई, और इस समिट को होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका कितनी बार? तीसरी बार किया गया था। ठीक है, और उनकी जो थीम है, यह थीम यहाँ पे लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा है, पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है, लेकिन साथ साथ आपको यह भी पता होगा कि अभी बात चल रही है ब्रिक्स के एक्सपांशन की। ठीक है, और ब्रिक्स के एक्सपांशन हो जाएगा तो यह मल्टीलेटरल होने के बदले यह चाइना ओरिएंटेड ग्रुप ज़्यादा कहलाएगा। तो इंडिया के सामने दिक्कत है कि चाहिए हम ब्रिक्स में रहे या फिर ब्रिक्स को छोड़ दें। देखिए, अगर इंडिया ब्रिक्स में रहता है तो क्या होगा कि जो कई सारे कंट्रीज़ अभी ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे, उनके खिलाफ इंडिया को बोलना पड़ेगा। तो इंडिया ब्रिक्स में एकला अटूला हो सकता है, मतलब कि वन साइड कॉर्नर हो सकता है। और अगर इंडिया ब्रिक्स को सपोर्ट नहीं करता है, मतलब कि इंडिया ने छोड़ दिया, ठीक है, तो भी यह पूरी तरह से चाइना ओरिएंटेड ग्रुप हो जाएगा। तो इंडियन डिप्लोमेसी के लिए आने वाले टाइम में काफ़ी चैलेंज आने वाली है। ठीक है, चलिए फिलहाल ब्रिक्स के देशों की बात करें तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। अभी उसको एक्सपेंशन करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। ठीक है, हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि कौन से नए प्लेयर्स अभी आएंगे, लेकिन फिलहाल जो ब्रिक्स है ये 42% पॉपुलेशन, 30% टेरिटरी, 23% जीडीपी और 18% वर्ल्ड ट्रेड को प्लेटफॉर्म के रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए ब्रिक्स का एक बैंक है, आपको पता होगा क्या नाम है उसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, और यह जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसमें सभी मेंबर्स का जो शेयर होता है यह कैसा होता है? यह होता है इक्वल। इसका मतलब इन सभी के ऊपर जो वोटिंग होते हैं उन वोटिंग में सबका कैसा होगा? शेयर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलिए देखिए ब्रिक्स को जो एक्सपांशन करने जा रहे हैं, तो ब्रिक्स में यह जो रेड वाले कंट्री दिख रहे हैं यह करंट है, यानी कि रशिया हो गया, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका हो गया और ये हो गया ब्राज़ील। लेकिन एक मिनट भैया, हमारा इंडिया इतना पूरा है, आप आधा क्यों दिखा रहे हो?
ठीक है। हाँ चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए। हाँ तो देखिए दूसरे जो नए मेंबर आने वाले हैं, नए मेंबर में है एक ये अपना ईरान हो गया, दूसरा यूएई हो गया, और उसके बाद इथोपिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई यहाँ पे है, सऊदी अरेबिया यहाँ पे है, और इजिप्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो कंट्री है यह अभी नए मेंबर्स बने हुए हैं। साथ ही साथ कितने और जो है उन्होंने अप्लाइड फॉर मेंबरशिप किया है। तो देखिए यहाँ पे एक कंट्री है, ये अपना क्या नाम है उसका, कजाकिस्तान कंट्री है। यहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत सारे क्यूबा हो गया, ये छोटे छोटे कंट्री जो है यह भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह सबके आपके नाम याद नहीं रखने हैं। देखिए ये जो सारे मेंबर्स हैं उनके नाम याद नहीं रखने हैं, आपको याद रखना है फिलहाल कौन मेंबर है और न्यू मेंबर कौन है, कितने लोग ने अप्लाई किया है, उसके बारे में दिक्कत नहीं करनी है। ठीक है, उसके बारे में हमें हेडेक नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ रहा है व्हाट इज द शेयर प्रोवाइडेड बाय द सेंटर इन इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट अंडर नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि NESIDS। तो क्या 100% है, 75% है, 25% है, या फिर 50%? तो क्या आएगा? जी हाँ बिल्कुल, नॉर्थ ईस्ट की बात आएगी तो सेंटर गवर्नमेंट खुद ही कुछ आगे बढ़ के करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यह बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्या हुआ है कि रिसेंटली हमारे कंटिन्यूएशन में क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया हुआ है 8000 करोड़ रुपीज़ के प्रोजेक्ट को। ठीक है, और यह जो स्कीम है यह कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है उसमें 100% स्कीम शेयर किसका होता है, सेंटर गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, और यह स्कीम किसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम आगे। विथ रेफरेंस टू यक्षगान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। चलिए सबसे पहले तो आप बता दीजिए कि यक्षगान क्या है। तो अभी क्या हुआ है, अभी यक्षगान के रिलेटेड न्यूज़ चल रही है, इसीलिए यह करंट में है। तो हम देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि यह न्यूज़ में क्यों है। पहला, इट इज़ थियोरिटिकल डांस आर्ट फ्रॉम परफॉर्म इन कर्नाटका, या क्या यह कर्नाटका में परफॉर्म किया जाता है? बिल्कुल, पहला सेंटेंस सही है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, द आर्ट फॉर्म इज परफॉर्म ओनली बाय मैन। अरे भैया क्या लिख दिया आपने, ओनली बाय मैन एंड द मेल आर्टिस्ट प्ले द फीमेल रोल्स। मतलब कि यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं कि यक्षगान में सिर्फ पुरुष ही भाग लेते हैं, सिर्फ मेल ही भाग लेते हैं, और जो फीमेल के रोल होते हैं वो भी मेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस हमें गलत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब टाइम बदल चुका है, अब सिर्फ मैन नहीं साथ ही साथ फीमेल भी रोल प्ले अदा करने जा रही है। और यही हमारा न्यूज़ है, यही हमारा कंटेक्स्ट है कि कुछ वुमेन्स डांसर्स ने अभी यक्षगान को परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पूछा है क्या, हमें पूछा है करेक्ट वाला। ठीक है, देखिए क्या हुआ है कि यक्षगान जो है यह हमारा बहुत ही पुराना वाला है, और इसको हम चेंज करने की बात चल रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कर्नाटका की गवर्नमेंट ने अभी कुछ सर्कुलर निकाला हुआ है, और जिसमें उन्होंने लाउड स्पीकर को बैंड किया है रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक। तो यह एक थियोरिटिकल आर्ट है, कहाँ का, कर्नाटका का, और मैन यूज टू पोर्ट्रे ऑल रोल्स, लेकिन क्या हुआ है, नाउ वुमेन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यक्षगान ट्रूप्स। ठीक है, तो देखिए अभी फिलहाल क्या हुआ था, 15 से 20 एक्टर ने भगवत कथा को परफॉर्म किया था, यानी कि कौन होता है, मेन स्टोरी टेलर होता है। ठीक है, तो अभी इसी वजह से यह न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। चलिए, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के बारे में 3 सेंटेंस दिए हैं, आपको उसमें से बताना है हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, इट इज़ क्वासी जुडिशियल कमीशन एस्टैब्लिश एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिल्कुल सही बात है, कैसी जुडिशियल बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है।
और उनको एस्टैब्लिश किया था इस एक्ट के तहत। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि नाम से ही आपको पता होगा ना क्या लिखा है, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन। कंज्यूमर के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको हमें प्रॉपर इवेल्युएट करके उसका एड्रेस करना है। ठीक है, पहला सेंटेंस सही है। चलिए दूसरा, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ 3-tier स्ट्रक्चर ऑफ द नेशनल कमीशन, स्टेट कमीशन एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन फॉर स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट। बिल्कुल। चलिए आप बताइए कि डिस्ट्रिक्ट में कितना लिमिट है, स्टेट में कितना लिमिट है, और कितने का अगर आपका डिस्प्यूट है तभी आप सेंट्रल में जा सकते हो। ठीक है, चलिए ये 3 चीज़ आपको अभी बाय हार्ट पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आप पता करके मुझे अभी के अभी यहाँ पे कमेंट लिखो। ठीक है, लेकिन यह बात सही है कि यह ऐसा 3-tier स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो दूसरा सेंटेंस सही है। तीसरा सेंटेंस, द कमीशन इज हेडेड ओनली बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए बात तो सही है, लेकिन ओनली जो लिख दिया है यही पूरा खेल गड़बड़ कर गया। कैसे? क्योंकि सर जी यहाँ पे सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो बात सही है, लेकिन साथ ही साथ हाई कोर्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। तो तीसरा सेंटेंस हमारा गलत होता है। चलिए 2 सही है 1 गलत है, तो हमें पूछा है कितने सही है भैया, 2 सही है, यानी कि बी इज द ओनली आंसर। ओके, देखिए क्या हुआ था कि नेशनल कमीशन डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन SDCR ने अभी कोई क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि कौन है, अमेजोन की एक चाइल्ड कंपनी है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ बात चल रही थी जो हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है यह बॉडी। कैसी बॉडी है? यह बॉडी है क्वासी जुडिशियल। किसके थ्रू एस्टैब्लिश हुई थी? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लेकिन जो मेन चीज़ हमारे लिए समझनी थी वो उसको हेड करते हैं सिटिंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए 3-tier स्ट्रक्चर आता है नेशनल कमीशन में। एक हो गया आपका स्टेट का, एक सेंट्रल का, और एक हो गया डिस्ट्रिक्ट का। चलिए आपको बताना है कितने पैसे कहाँ पे डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए होते हैं और कौन सी लिमिट होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, इक्वल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक सीन इन न्यूज़ मोस्टली यूज फॉर। देखिए इक्वल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक, ऐसा कोई टेक्निक यूज हो रहा था और न्यूज़ में था, तो ये किसके लिए होती है? क्या मेडिकल इमेजिंग के लिए, सन एनालिसिस के लिए, 3D प्रिंटिंग के लिए, या फिर डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए? देखिए साइंस एंड टेक UPSC का बिल्कुल फेवरेट टॉपिक है, और यह इसमें से जो करंट वाला होता है उसी सेक्शन में से MCQ पूछते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि इक्वल कॉन्ट्रास्ट टेक्निक जो भी न्यूज़ में थी यह यूज़ किया जाता है सन एनालिसिस के लिए, यानी कि ऑप्शन बी जो है यह बिल्कुल सही बात है। देखिए क्या हुआ था कि अभी कुछ न्यू मेथोडोलॉजी डेवलप किया हुआ है, किसके रिगार्डिंग? हिस्टोरिक टाइम सीरीज इमेजेस ऑफ सन के रिगार्डिंग। ठीक है, तो उसी वजह से हमको सन को इवेल्युएट करने में और ज़्यादा एनालिसिस करने में और ज़्यादा हमें मदद मिलेगी। ठीक है, यह क्या करता है? तो यह डेवलप करता है इमेजेस को, किसकी? सन इन वाइट लाइट कैन हेल्प ओविएटेड टेम्पोरल एंड लैटिट्यूड वेरिएशन इन ऑब्जर्वेशन रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट एंड स्काई कंडीशंस। ठीक है, लेकिन आपको यह जो टेक्निक है उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। किसके रिगार्डिंग है? तो सन के जो क्या बोलते हैं इमेजेस है उसको एनालिसिस करने में यूज में आती है। ठीक है, देखिए चलिए चलते हैं आगे। देखिए ये थे हमारे आज के करंट वाले सेक्शंस। अब हमारी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है स्टैटिक क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टैटिक क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ ब्लैक मनी इन इंडिया हैज़ बीन द मेन कॉज ऑफ वरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए इंडिया में अगर ब्लैक मनी जनरेट होता है तो सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कौन सा हो सकता है? माथा का दुखावा किसके लिए हो सकता है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू द परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग, क्या यह है क्या सबसे बड़ा कारण? दूसरा इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड परचेजिंग ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, ज्वेलरी, गोल्ड एटसेट्रा, क्या यह है रीजन? तीसरा
लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह दिक्कत होती है? तीसरा लास्ट वाला ऑप्शन, लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेंज्यूचर ड्यू टू द टैक्स इवेजन। देखिए अब यहाँ पे सभी के सभी रीज़न जो है यह हमारे लिए वरी है, लेकिन हमें मेन वरी बताना है किसकी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो अगर लग्जरी हाउसिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसकी इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगी, ठीक है। तो उसके लिए लड़ने के लिए हमारे पास और भी ऑप्शन है, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन कॉज नहीं है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। देखिए जो स्टोन्स हो गए, ज्वेलरी हो गया, गोल्ड हो गया, तो इसमें इन्वेस्टमेंट आता है, इसकी डिमांड बढ़ती है तो इसके प्राइस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए भी और कोई ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सबसे मेन वरी यह नहीं है, ठीक है। तो बी इज नॉट द करेक्ट आंसर। तीसरा वाला देखते हैं, लार्ज डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड ग्रोथ ऑफ रीजनलिज्म। देखिए ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, लेकिन किसके लिए? यह हो सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम कर रही है उस पार्टी के लिए, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। क्यों? क्योंकि सी के सामने डी जो ऑप्शन है यह हमारे लिए सूटेबल है। हमें क्या कहा है कि भैया उससे लॉस होता है किसका? रेवेन्यू का, और जितना लॉस होगा ज़्यादा उतना ही आपके स्टेट के पास पैसा आएगा कम, और फिर पैसा कम होने की वजह से आप वेलफेयर स्कीम या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर पाएंगे। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी इज दैट इन नेसेसरीली। चलिए आपको बताना है इनमें से तीन, और उनमें से पूछा है आपको कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन, इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स इन द फॉरेन मार्केट, मतलब कि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाएगा किसमें? डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स को फॉरेन मार्केट में। किसके रिगार्डिंग? डीवैल्यूएशन अगर होती है करेंसी को। करेंसी डीवैल्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि $1 बराबर जो 80 रुपीज़ चल रहे हैं उसमें से करेंसी डीवैल्यूएट हुई, मतलब कि रुपये ने अपना मूल्य गिरा दिया, और गिराने के बाद 75 नहीं होगा, यह हो जाएगा 85 रुपीज़, ठीक है। अगर 75 होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि रुपये हमारा मजबूत हो रहा है, ठीक है। चलिए अब $1 बराबर 80 के बदले 85 होगा, तो उसके क्या कारण? नेसेसरीली होंगे, ठीक है। तो पहला वाला सही है कि भैया हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कॉम्पिटिटिव होगा, बिल्कुल। चलिए दूसरा, इंक्रीज द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। भैया फॉरेन वैल्यू कैसे बढ़ेगी? डोमेस्टिक करेंसी में फॉरेन वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ठीक है। तो ये बात तो सही नहीं लग रही है। तीसरा देखते हैं, तीसरा पूछ रहा है आपको, इम्प्रूव द ट्रेड बैलेंस। क्या उससे ट्रेड बैलेंस बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा भैया, हमारा ट्रेड बैलेंस तो कम होगा। सो 3 नंबर भी हमारा गलत है। ओनली ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, विच ऑफ अबव कैन इंक्लूड इन एफडीआई। चलिए आपको बताना है एफडीआई में कौन कौन शामिल होता है। क्या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स? बिल्कुल, ये तो होता ही होता है, मतलब एक तो हमारे आंसर में आना ही चाहिए। तो भैया बी कटा और साथ ही सी भी कटा। अब आता है 1 2 3, 1 और 4। इसका मतलब क्या हुआ? आपको 2 3 और 4 इनमें से कोई भी एक पक्का पता है तो आपको क्या हो जाएगा? आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, एफआईआई का मतलब होता है क्या? चलिए, एफआईआर और एफपीआई में कुछ दिक्कत आ रही थी पहले, लेकिन अभी क्या हो गया है? अभी इसमें कोई हमारा दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट, भैया एक्सटर्नल डिपॉजिट बोल रहा है ना, तो ये बात नहीं आएगी, ठीक है। फिर कभी हम देखेंगे कि सर जी यह न्यू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट क्यों नहीं आएगी, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में 1 2 और 3 जो है यह सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, और साथ ही हमारा डी भी यहाँ पे कट गया है, ठीक है।
चलिए चलते हैं आगे। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स इन्फ्लुएंस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए आपको बताना है भारत सरकार के बॉन्ड यील्ड को इन्फ्लुएंस होता है किन वजह से। देखिए बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब होता है, आज आपने किसी के पास से बॉन्ड लिए, आपने उसको दिए है 100 रुपये और वह बोल रहा है कि भैया 1 साल के बाद मेरे पास से आप लेके जाना कितना 6%, यानी कि 1 साल के बाद आप उसके पास से 106 रुपये लेने जाएंगे। लेकिन रास्ते में ही आपको लगा कि यार 6 रुपये बहुत कम मिलने वाले हैं, एक काम करता हूँ, एक जो बंदा है ना उसको मैं यह सस्ते दाम में निकाल देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि भैया तू मेरे पास से बॉन्ड 95 रुपीज़ में ले ले और तेरे को 1 साल के बाद कितना मिलेगा 106 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो अभी ये जो दूसरा बंदा मिला उसको क्या 6% इंटरेस्ट मिला या ज़्यादा मिला? ऑफ कोर्स उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉन्ड यील्ड जो है यह बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है। ठीक है, चलिए तो यह एक्शंस ऑफ द यूएस फेडरल रिजर्व, मतलब अमेरिका में कुछ एक्शन होती है उसकी वजह से, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भैया वहाँ की सेंट्रल बैंक साथ साथ हमारी सेंट्रल बैंक, दोनों की तौर से इन्फ्लुएंस होगा। लास्ट इन्फ्लेशन एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ हमारा सही आंसर होगा क्योंकि हमें पूछा है करेक्ट वाला सेंटेंस। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में यूपीएससी ने 2021 में पूछा है, आपको बताना है क्या सही वाले। पहला, दे आर सुपरवाइज एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अरे भैया कोऑपरेटिव बॉडी की बात कर रहे हो आप, और सबको पता है कोऑपरेटिव बॉडी कौन रेगुलेट करते हैं, आरबीआई रेगुलेट करते हैं। तो हमारा पहला वाला सेंटेंस हो गया गलत। अगर पहला गलत हो गया तो ए कटा, सी कटा और साथ ही डी कटा, तो सही आंसर आ जाएगा 2 and 3 आर करेक्ट। फिर भी देख लेते हैं हम दूसरा वाला क्यों सही है। तो दे कैन इश्यू इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर, बिल्कुल जो आपकी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होती है उनके शेयर आपको मिल सकते हैं। तो 2 नंबर जो है यह सही है। तीसरा, दे वर ब्रॉट अंडर द प्रूव्यू ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 थ्रू एन अमेंडमेंट इन 1966। अब आपको इतना तो एग्जैक्ट पता नहीं होगा, यह बात यूपीएससी को भी पता है कि भैया इसमें रेगुलेट होते हैं और इस चीज़ को अमेंड किया था 1966 में, लेकिन पहला वाला आपको सही से पता होना चाहिए, ऐसी यूपीएससी को एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। आने वाले टाइम में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए हमारी मेहनत को सभी एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने डाउट्स को कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स को बोलो कि भैया यह चैनल में जो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाते हैं उससे आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट मिल सकता है। तो इस चैनल के बारे में उनको बता के सब्सक्राइब करवाएं और इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चलिए, थैंक यू।